यार लहन क्यों खींची हुई है? बस, हाँ ये किसी मतलब टीचर ने खींची होगी ना। अरे क्या, नहीं नहीं। हम्म, ठीक है। कहाँ तक अपन ने, करते हैं डिस्कस करते हैं अभी। और थॉमसन अपन ने देख लिया था। ठीक है। तो थॉमसन वाटरमेलन मॉडल वो देख लिया था अपन ने। कमियां क्या क्या थी एक बार बात कर लेते हैं। स्टैटिक मॉडल था। इलेक्ट्रॉन जो है वो, उनका मूवमेंट नहीं दिखाया था, उनका ट्रांसफर नहीं दिखाया था, और इसी वजह से अनस्टेबल मॉडल था एटम का। नेक्स्ट आते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल सबको पता है। जो एक्सपेरिमेंट इसने किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का, उसके बाद क्या हुआ था, गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद स्कैटरिंग। इसीलिए एक्सपेरिमेंट का नाम क्या होता है, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन थे और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन उसने दिए थे। ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे? गोल्ड फॉइल के अंदर सपोज ये गोल्ड का एटम है, तो ऑब्जर्व ये हुआ था कि अल्फा पार्टिकल का इधर से सोर्स था। मैं एकदम जूम्ड एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ आप लोग को। पूरा सेटअप तो क्या होता है वो आपको पता ही है। इधर से अल्फा का सोर्स, गोल्ड फॉइल, और पीछे जेडएनएस की स्क्रीन। तो ये सब बहुत बड़ा हुआ है। एक्चुअल में क्या है, जूम करके देख रहे हैं, ये एक एटम होगा गोल्ड का, और हुआ ये कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे पास ऑन हो गए। तो पहला ऑब्जर्वेशन यही था कि ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए पास ऑन हो गए। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए बाय स्मॉल एंगल, छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तो अल्फा पार्टिकल मतलब He+2, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। डिफ्लेक्ट किससे होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव से डिफ्लेक्ट होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव से ही तो दूर भागेगा। तो कुछ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। जब अल्फा पार्टिकल इसके पास से निकला होगा तो वो डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन ये वाला है कि फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। और थर्ड ऑब्जर्वेशन ये कि वेरी वेरी फ्यू ऐसा पार्टिकल था जो कि अपने पाथ को रिट्रेस कर गया। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन था। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन थे, वो क्या कंक्लूजन रहे होंगे? ज्यादातर ये एटम है, तो ज्यादातर एटम का स्पेस खाली है, तभी अल्फा पार्टिकल सीधे पास ऑन हो गए। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम के अंदर, लेकिन लगभग सेंटर में और बहुत छोटी जगह पे। क्योंकि इमेजिन करो, ये पॉजिटिव चार्ज जो तुम्हें दिख रहा है, ये भी अभी मैंने बहुत बड़ा बनाया है ताकि तुम्हें दिखे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज और बड़ा होता, इतना बड़ा, तो ऑब्जर्वेशन सब कुछ अलग ही मिलती। क्यों? अगर पॉजिटिव चार्ज इतना बड़ा होता तो ये कोई भी सीधा जाता ही नहीं, सब इधर उधर डेविएट होते। तो इससे ये पता लगा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड। इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से डिफ्लेक्ट हुए होंगे, और वो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह पे प्रेजेंट होगा,
एटम के अंदर, और वो लगभग सेंटर के अंदर प्रेजेंट। तीसरा क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल आया और चला गया। इससे क्या समझ आया? इससे ये पता लगा कि चार्ज और मास यहीं पे कंसंट्रेटेड है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आया और ये कहीं नहीं गया, ये यहीं रहा। अल्फा पार्टिकल वापस गया, इसका मतलब उस पे चार्ज कंसंट्रेटेड है, सारा का सारा मास यहाँ है, ये यहाँ से नहीं हिला, वो वापस चला गया, क्योंकि अल्फा पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव आया और वापस चला गया। ये कंक्लूजन है। अब इस एक्सपेरिमेंट और ये 3 ऑब्जर्वेशन और जो अभी कंक्लूजन मैंने बोला, इसके बेसिस पे इसने अपने एटम का मॉडल दिया, उसको बोलेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसने पूरे के पूरे एटम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और क्या क्या नाम दिया? फर्स्ट, न्यूक्लियर पार्ट, और सेकंड, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट मतलब ये सेंटर वाला। तो अब न्यूक्लियर पार्ट के अंदर उसने बोला क्या क्या है, जैसा अभी हमने बात करी, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास is present in very small region, और उसी को बोला है न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर पार्ट। इसके पहले वाला मॉडल थॉमसन याद है, उसने तो क्या बोल दिया था कि ये पूरा का पूरा ही पॉजिटिव चार्ज है। उसने ये बोल दिया था कि पूरा का पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एटम का मास सिर्फ यहाँ पे है, ये एटम के मास को कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर पार्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड मास, पॉजिटिव चार्ज एंड मास। तो वो इस लाइन से तुम समझ सकते हो। सेकंड, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अच्छा, न्यूक्लियर पार्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और मास है, तो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है, और मास किसका होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का। तो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। सेकंड, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब बताओ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने बोला इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन्स revolve in circular orbit with very high velocity. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में बहुत हाई वेलोसिटी से, और इसी मॉडल को बोला है प्लेनेटरी मॉडल, क्योंकि ये रिजेंबल करता है सोलर सिस्टम को। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे यहाँ बना देते हैं अपन, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो रिजेंबल्स विथ प्लेनेटरी मॉडल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे इसने ये भी बोला 2 फोर्सेस लग रहे हैं जो आपस में बैलेंस है। कौन से? एक तो अट्रैक्शन का फोर्स, किस वजह से? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पार्ट पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन का फोर्स। और आउटवर्ड्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और ये फोर्स बैलेंस्ड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। ये मॉडल था
रदरफोर्ड का। थोड़ा सा इसको नोट कर लो और ये ड्रॉ कर लो। फिर कुछ और बातें इसने बताई थी, वो ओपन करते हैं। लिखा ये, और जो इसने बातें करी वो अपन भी बातें करते हैं। फर्स्ट, ये जो एटम है और जो न्यूक्लियस है, ये दोनों का शेप कैसा है? स्फेयर। ये एटम है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये भी स्फेयर है। तो इसने बोला रेडियस का रेशियो, रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसने बोला एटम जो है उसका रेडियस जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, तो एटम का रेडियस ऑर्डर रखता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का, और न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है। ये बात समझते हो तुम? इसके ऑर्डर का होता है का मतलब पावर 10 की इतनी होती है, आगे नंबर कुछ भी आ सकता है, तो पावर इसके आसपास होती है। तो डिवाइड करने पे कितना आया? 10⁵। इससे क्या पता लगा? रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस का रेडियस बहुत ही छोटा है। ये न्यूक्लियस, इसका रेडियस बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ एटम के रेडियस। तो ये याद रखना है, 10⁵ टाइम्स रेडियस एटम का बड़ा है। सेकंड, इसी को आगे कंटिन्यू करें तो वॉल्यूम का रेशियो भी आ जाएगा। किसके वॉल्यूम का रेशियो? एटम और न्यूक्लियस। तो क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ऊपर 4/3 पाई, नीचे 4/3 पाई, कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा? 4/3 पाई आर क्यूब। ऊपर आर क्यूब किसका आएगा? एटम के रेडियस का क्यूब। एटम का रेडियस कितना? 10⁻⁻8। तो 10⁻⁻8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10⁻⁻13 का क्यूब, तो दोनों का होल क्यूब एक साथ लगा दिया। ये डिवाइड करके 10⁵ आया और 5⁵3 15 आया। इसका मतलब क्या समझ आया? कि रेडियस तो 10⁵ टाइम ज्यादा था एटम का, वॉल्यूम तो 10⁻15 टाइम ज्यादा है एटम का इन कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियस। अब 10⁻15 टाइम्स ज्यादा है, तो इसका ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे ये समझ में आना चाहिए कि ये न्यूक्लियस जो मैंने बना दिया ना, ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने, बहुत बड़ा। और मैं डॉट भी बनाऊंगा ना, वो भी बड़ा है। तो कुल मिला के इससे आइडिया लग रहा है कि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। थर्ड, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए फॉर्मूला दिया, R इज इक्वल टू R0 A⁻⁻⁴। यहाँ R एटम का रेडियस नहीं है, न्यूक्लियस का रेडियस है। R0 रदरफोर्ड कांस्टेंट है,
ए वही कल जो अपन ने पढ़ा था, मास नंबर, उसका क्यूब रूट, और आर नॉट की वैल्यू याद रखनी है 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। याद हो जाएगी, क्योंकि ना न्यूक्लियस के बारे में ये बात हो रही है, और न्यूक्लियस के रेडियस का ऑर्डर अभी अपन ने देखा 10 की पावर -13 होता है। तो आर नॉट यहाँ से याद हो जाएगा, बस 1.33 याद करना है, 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। हो सकता है किसी और यूनिट में पूछ ले, तो फिर वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात करते हैं, फोर्थ, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एटम बदला मतलब एलिमेंट बदला, तो एलिमेंट के अंदर का न्यूक्लियस भी बदला, न्यूक्लियस बदला, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि डेंसिटी क्या हुआ, चेंज हुई। अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम के लिए न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? सेम रहेगी। कैसे, देख लेते हैं अभी। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस विल बी कांस्टेंट। कैसे, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ये डेंसिटी किसकी है? न्यूक्लियस। तो मास किसका? न्यूक्लियस। वॉल्यूम किसका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास कितना होता है? मास नंबर, मास नंबर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास होता है वही न्यूक्लियस का मास होता है, वही एटम का मास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। तो न्यूक्लियस का मास इज इक्वल टू एटम का मास इज इक्वल टू मास नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम न्यूक्लियस का है, तो रेडियस किसका आएगा? न्यूक्लियस का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब। इसको ऐसे पढ़ो, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। तो अब क्या हुआ, ये ए की पावर 1/3 है और 1/3 का होल क्यूब है, तो ये ए बन जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ए कैंसिल हो गया। या फिर लिख देते हैं एक बार, तो A/4/3 बाय आर नॉट का क्यूब इंटू ए, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस विल बी कांस्टेंट। ठीक, लास्ट, फिफ्थ, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल म्यू वर्सेस थीटा। एक रिलेशन दिया इसने कि कितने एंगल पे कितने डिफ्लेक्टेड पार्टिकल होते हैं। पहले तो अपन बात कर लेते हैं, जिससे अपने को थोड़ा आइडिया लगे। क्या लगता है तुम्हें, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल कम होंगे। तो इसने रिलेशन दिया है, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल म्यू है, तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin θ/2 की होल पावर 4। इसी एंगल, इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकता है वो समझना। हम ये नहीं निकाल सकते कि वो एंगल दे दे हमें और बोले इस एंगल पे कितने पार्टिकल, तो नहीं बता सकते यार। लेकिन क्योंकि ये प्रपोर्शन है, तो हम रेशियो बता सकते हैं, या फिर हम ये बता सकते हैं कि किसी एंगल पे उसने हमें पार्टिकल दे दिया कि इतने डिग्री पे नंबर ऑफ पार्टिकल 100 है, तो बताओ इस दूसरे एंगल पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, तब इस फॉर्मूले को हम यूज में ले सकते हैं। क्वेश्चन भी करके देखेंगे अभी अपन। तो ये 5 इसने
बातें जो है वो बताई, और ये सारी की सारी याद रखना है। तो ये सब कुछ नोट कर लेते हैं जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पे बेस्ड, और एक वो नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल पे, वो अपन बात करें। ठीक है क्वेश्चन। तो ऊपर लिख लेना, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, उसके ये टू पोस्टुलेट को क्या बोलेंगे, दो इसके पॉइंट्स। क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस in which 125 nucleons are present, with 125 nucleons are present in Fermi and Angstrom. In Fermi and Angstrom, दोनों यूनिट में तुम्हें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है। तो वैल्यू भी बतानी है, तो आर नॉट 6.65 फरमी में बता रहे हो। किसी ने ठीक बोला नहीं शायद, फर्मी में बस 6.65 फर्मी, ये इतना ही आएगा, 10 की पावर और नहीं आएगी फर्मी। एंगस्ट्रॉम में 6.65 इंटू 10 की पावर -5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना हो गया, 10 की पावर -50 इंटू 125 का क्यूब रूट, तो इंटू 5, तो 6.65 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। अब फर्मी और मीटर का रिलेशन क्या है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर, तो ये बोल सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 15 फर्मी। तो इसको कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10 की पावर 15 करेंगे तो आ जाएगा 6.65 फर्मी। एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, तो ये बोल सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ 1 मीटर की जगह इंटू 10 की पावर 10 कर दिया, तो आ जाएगा 6.65 इंटू 10 की पावर -5। नेक्स्ट
if 120 alpha particles if 120 alpha particles are deflected at 60 degree, then determine number of deflected particles at 90 degree. तो इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला है, क्या बोल सकते हैं, रेशियो लेंगे 120 अल्फा पार्टिकल और न्यू और इज इक्वल टू लगा दिया क्योंकि रेशियो है, तो 1/sin θ/2 है। तो ये जो 90 डिग्री वाला है इसके लिए उधर लिख देंगे तो साइन 90/2 साइन 45 कितना 1/√2, तो यहाँ आएगा 1/√2 की पावर 4। ये ऊपर आया 90 डिग्री वाला, नीचे 60 डिग्री वाला तो साइन 30 1/2 की पावर 4, ये बन जाएगा 16/4, ऊपर गया 16 और नीचे 4, तो 16/4 मतलब 4, तो न्यू आ गया 30 30 120/4। तो एंगल बढ़ा भी है, 60 डिग्री से 90 हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल्स कम हुए। ठीक, अब आते हैं ड्रॉबैक्स में, कमियां इसमें भी थी, इसीलिए फिर नेक्स्ट मॉडल आएगा। ड्रॉबैक याद है किसी को हल्का फुल्का? हाँ, स्टेबिलिटी वो कुछ मैक्सवेल की थ्योरी से रिलेट किया था। देखो उस वक्त क्या है, थ्योरी ही एक ही थी, मैक्सवेल की थ्योरी एनर्जी के ट्रांसफर के लिए। तो उसकी थ्योरी ये थी, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो मूवमेंट में है तो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है और वो भी मूवमेंट में है, तो ये भी कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी एमिट करेगा, रिलीज करेगा। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो धीरे धीरे ये अपने पाथ को छोटा करता जाएगा और स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो इस हिसाब से तो एटम अनस्टेबल। तो फर्स्ट ड्रॉबैक ये कि मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो अप्लाई करने पे एटम जो है वो अनस्टेबल मिला। ऑन अप्लाइंग मैक्सवेल थ्योरी एटम वाज अनस्टेबल, पर ऐसा तो नहीं होता, एटम तो स्टेबल ही है। अच्छा, दूसरा ड्रॉबैक, स्पेक्ट्रम नाम सुना है? स्पेक्ट्रम क्या होता है?
देखो स्पेक्ट्रम अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं, एनर्जी को पढ़ने का या एनर्जी को जानने का एक तरीका है स्पेक्ट्रम। कोई भी एनर्जी अगर स्पेक्ट्रम पे आती है तो वो स्पेक्ट्रम बता देता है कि इसके अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कौन कौन सी वेवलेंथ है, ये एनर्जी जो आ रही है ये कंटिन्यूअस आ रही है या डिसकंटिन्यूअस आ रही है। तो कुल मिला के एनर्जी के बारे में सारी जानकारी दे देता है स्पेक्ट्रम, जिसको हम आगे देखेंगे भी सही। अब अगर ये कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम बनाया जाता, ये जो एनर्जी निकल रही है इसका स्पेक्ट्रम बनाया जाता, तो इनके हिसाब से तो कंटिन्यूअस एनर्जी निकल रही है, तो स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए था इनके हिसाब से? कंटिन्यूअस। बट एक्चुअली द स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस। एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रम होता है, ये जो एनर्जी निकल रही है इसको जब स्पेक्ट्रम पे देखते हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर एनर्जी की लाइंस होती है, तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड ड्रॉबैक क्या हो गया? कुड नॉट एक्सप्लेन discontinuous spectrum। थर्ड, इसने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। किस तरह से अरेंज है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, किस एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, ये उसने नहीं बताया। जो आगे बोर में अपन पढ़ेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला आता है याद, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो इसने क्या नहीं बताया? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड their energies was not explained by Rutherford। ये हल्का हल्का सा याद होना चाहिए, मतलब बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं, पर ये पता होना चाहिए कि इसके मॉडल में क्या खास बात थी, क्या कमियां थी, क्या क्या बातचीत हुई इसके मॉडल में, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। Which of the following is drawback of Rutherford model? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे नाम आया मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है उसको पढ़ते हैं अपन। अगर बिल्कुल तुम्हें लाइन टू लाइन लिखना है, समझ अपन ने लिया है, तो फर्स्ट और सेकंड ड्रॉबैक मॉड्यूल में है, वहां से लिख सकते हो। थर्ड उसमें नहीं है, तो ये इसीलिए मैंने पूरा लिखा है, और वैसे इतने से काम चल जाना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट आपको लिखने आएगा नहीं कि लिखो ड्रॉबैक्स, पूछा जा सकता है तो आइडिया होना चाहिए। मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो इसने क्या बोला, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर होता है वेव की फॉर्म में। जैसे ये लाइट है, लाइट से जो एनर्जी आ रही है इसका ट्रांसफर हो रहा है वेव की फॉर्म में, और उस वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ईएम रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। किस तरह से, अगर हम हल्का सा समझना चाहे, तो ये जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस है, तो वेव की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है
अभी किस प्लेन में है ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई। तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक्स जेड प्लेन में, अगर एक इस प्लेन में है तो दूसरी इस प्लेन में है, और ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इनकी डायरेक्शन जो है उसके भी आपस में ये परपेंडिकुलर है। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे, मतलब ये इस तरह से चल रहा है। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो वो वेव की फॉर्म में हो रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। सेकंड, ये ट्रांसफर के लिए मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। These radiant energy or EM radiation or electromagnetic wave does not require medium for their propagation. इसका मतलब वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। थर्ड, travels with the speed of light, मतलब कि 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं तो वेव के लिए जो भी टर्म्स होते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, और ये सब पता होना चाहिए। तो एक एक करके फॉर्मूले पे आते हैं। फर्स्ट, वेवलेंथ। नहीं, हल्का सा डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए। वेवलेंथ क्या है? अरे एकदम नॉर्मल बोलो ना, क्या डिस्टेंस बिटवीन एक वेव की लेंथ, वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ, वेवलेंथ। अब लेकिन एक वेव का मतलब समझ आना चाहिए। अब एक वेव को बोलो, फिर वापस बोलोगे क्रैश से क्रैश। एक वेव का मतलब ये जहां से वेव का रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये ऐसे दिख रहा है यहाँ, इसका रिपीटेशन नेक्स्ट कहाँ स्टार्ट हो रहा है? ये यहाँ। तो इसका मतलब ये एक वेव है। और या फिर ऐसे बोल सकते हो, क्रैश टू क्रैश और ट्रफ टू ट्रफ। यहाँ पे भी रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से भी रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, इसकी लेंथ कहलाएगी वेव लेंथ। तो यहाँ अगर अपन बनाना चाहे तो इस तरीके से, ये वेव लेंथ। यूनिट क्या होगी? कोई भी लेंथ की यूनिट, कोई भी लेंथ की यूनिट, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब इसकी यूनिट हो सकती है। सेकंड, फ्रीक्वेंसी। वापस से डिफाइन करो। देखो किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंटली ये हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स चली जा रही हैं। एक पॉइंट से, कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लिया, एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव जा रही हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे अगर एक सेकंड में 5 वेव्स पास हो गई तो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी 5 वेव्स पर सेकंड। इसी को बोल देते हैं, देखो 5 वेव्स पर सेकंड है तो 5 वेव्स पर सेकंड। अब इसी को बोल देते हैं पर सेकंड को हर्ट्ज, तो बोल देंगे 5 हर्ट्ज, या फिर 5 सेकंड इनवर्स, या 5 साइकिल्स पर सेकंड। 5 सीपीएस मतलब साइकिल्स पर सेकंड, हर्ट्ज। अच्छा, यूनिट क्या होगी फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स। हर्ट्ज। टाइम पीरियड, ऐसे रिप्रेजेंट करें, कैपिटल टी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक पॉइंट से एक वेव को निकलने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। अब समझना,
5 वेव्स को कितना लगा, 5 वेव्स को 1 सेकेंड लगा, तो 1 वेव को कितना टाइम लगा, 1/5। तो ये 5 जो फ्रीक्वेंसी आई थी उसी को डिवाइड कर दिया, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। यूनिट क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की थी सेकेंड इनवर्स, तो टाइम की क्या आ जाएगी, सेकेंड। फोर्थ, वेव नंबर। न्यू बार, वेव नंबर, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। मतलब जैसे सेंटीमीटर में बात कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर में कितने वेव है, पिकोमीटर में बात कर रहे हो तो 1 पिकोमीटर में कितने वेव है। जैसे अगर ये लैम्डा, इस वेव की लेंथ आई थी 0.2 पिकोमीटर, मतलब 1 वेव की लेंथ कितनी थी, 0.2 पिकोमीटर। अब वेव नंबर का मतलब क्या है, वेव नंबर का मतलब यह है कि यहां ऐसे बोल सकते हैं 1 वेव की लेंथ 0.2 पिकोमीटर। तो अब इसका उल्टा, 1 पिकोमीटर में कितने वेव, तो 1 पिकोमीटर में 1/0.2, 1/0.2 मतलब 10/2, 5 वेव्स, ये वेव नंबर कहलाएगा। तो वेव नंबर इज इक्वल टू, हमने क्या किया, 1/0.2, तो 1/लैम्डा, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्डा। यूनिट क्या आई, कोई भी यूनिट, लेंथ की यूनिट का इनवर्स, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स, पिकोमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, इस तरह। फिफ्थ, वेलोसिटी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एक वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो वेवलेंथ है, एक वेव को जो टाइम लगा है वो टाइम पीरियड है। और सी क्यों लिख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से 1/t क्या आ गया, 1/t, 1/t आ गया न्यू, तो ये बन गया c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, या न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। ये एक फॉर्मूला आ गया। सेकंड, अभी देखा 1/लैम्डा वेव नंबर, तो दूसरा फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू c न्यू बार। एम्पलीट्यूड, तो ठीक है, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, जो कि काम आता नहीं। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। यूनिट्स का ख्याल रखना होता है यहाँ पे, यूनिट की वजह से इतने आसान सवालों में भी गड़बड़ हो जाती है या हो सकती है। लिखते हैं क्वेश्चन, एक बार नोट कर लो तुम। शाबाश, चलो क्वेश्चन लिखें। एक लाइट तो उधर की जलती है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, तो थोड़ा सा लिखें।
Calculate the frequency and wavelength in nanometer. Calculate the frequency and wavelength in nanometer for a radiation whose wave number is found to be 400 centimeter inverse. क्या आया नैनोमीटर में? 2.5 into 10 की पावर 9 आ रहा है। 2.5 की बात कर लेते हैं। 2.5 मुझे तो सभी का अलग अलग सा लग रहा है। 2.5 में कोई -10, जब फ्रीक्वेंसी की बात कर लो 12 इंटू 10 की पावर चेक कर लेते हैं एक बार। चलो, क्वेश्चन क्या था? फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ निकालना है नैनोमीटर में, और क्या बोला है? वेव नंबर इज 400 सेंटीमीटर इंच। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या निकाल लेते हैं? वेवलेंथ निकालते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/वेव नंबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/400। 1/4.25 और इंटू 10⁻²। किस यूनिट में आया ये? सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि वो सेंटीमीटर इनवर्स में था तो ये सेंटीमीटर में आ गया। तो मीटर में कितना आ गया? 0.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। सेंटी 10⁻², तो ये -4 मीटर। किसमें कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर में। क्या रिलेशन है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻+9 नैनोमीटर। सबने गलत किया है ना तुमने? है ना? सबने, तुम 10⁻9 10 बोल रहे थे सारे। मुझे किसी ने भी नहीं बोला कि सर ये लोग गलत बोल रहे हैं।
तो अब क्या करना है, यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 रख दिया, तो 0.25 इंटू 10⁻, -4 इंटू 10⁻+9, ये नैनोमीटर में आ गया। तो 0.25 इंटू 10⁻5। तो मैं तुमसे पूछ रहा था 2.5 के बाद तुम क्या बोलोगे, तो किसी ने भी नहीं बोला था 10⁻4, किसी ने भी नहीं बोला था। मेरा आ रहा था लेकिन इनकी वजह से जा रहा था। अब फ्रीक्वेंसी सही बोल दो। ओ फ्रीक्वेंसी नैनोमीटर। 12 इंटू 10⁻, हाँ 12 इंटू 10⁻12। नहीं आ रहा, तुमने सही बोला ना, 1.2 इंटू 10⁻13। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही आता है। तो अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगा दें? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, देखो यूनिट का ध्यान रखना, जैसे ही मैंने खत्म किया वैसे ही बोला था और तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। आपने बोला है तो बस, अब ध्यान कैसे रख लेंगे। तो अब यहाँ पे C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वेवलेंथ कौन सी रखोगे, मीटर वाली, कहीं दिख रही है मीटर, ये ये वाली। तो कितनी, 25 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, या पॉइंट लगा लो, ऊपर 100 जाएगा ऐसा ठीक दिखेगा। इंटू 100/100 कर दिया, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। 12 इंटू, ये कितना आ गया, 4, ऊपर गया, 12 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। नहीं, अबे यार ऐसी शक्ल, क्या बोलना चाह रही है, ऐसे बोलना, ऐसे मन में ही क्यों, बाहर निकालो भड़ास। बोलो बोलो, क्या कुछ बोल रहे थे? हाँ, शक्ल तो बहुत बुरी बनाई थी। दोनों ईमानदारी से किसके सही आए थे? कोई डाउट किसी को अभी तो पूछो। फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ इन नैनोमीटर, इतना तो। और अभी तुमने हाथ उठाया था कि तुम्हारे दोनों सही आए हैं? हाथ उठाया था तुमने, एक हाथ उठाया था, एक सही आया है। मैं बोल रहा हूँ हाथ उठाया था, बोल रही एक सही आया था। लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये फ्रीक्वेंसी फॉर अ येलो रेडिएशन, फॉर येलो रेडिएशन
having wavelength 5800 angstrom, 5800 angstrom। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी एंड क्या निकालना है? वेव नंबर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, फ्रीक्वेंसी तो ठीक ही बोली है, 5 × 10⁻14 के आसपास। डिवाइड करने के पहले बता दो, डिवाइड करने के पहले। फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने के पहले बता दो, अगर थोड़ा तकलीफ आ रही है तो। 300/58। अच्छा, 5 पॉइंट की बात करें तो अपन 5.17 × 10⁻14, ये तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ गया। वेव नंबर बताओ। 1.7 × 10⁻4। अब थोड़ा ज्यादा लोगों का ठीक आया है। तो सबसे पहले क्या करें? बताओ क्या करें। वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम है, मीटर में कन्वर्ट कर ले। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर, या सेंटीमीटर में कर ले। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -8, -8 ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो मतलब 58 × 10⁻6 सेंटीमीटर। तो इससे क्या है, वेव नंबर आ गया। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, 1/58 × 10⁻6। तो 10⁻6/58, 100, 2 0 लिए तो 100/58, 2 से थोड़ा कम टाइम्स डिवाइड होगा, तो 1.7 × 10⁴ वेव नंबर है। यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि वेवलेंथ सेंटीमीटर वाली लिखी है। गलतियां ना हो तो तुम ऐसे भी कभी कभी यूनिट लिखते हुए चल सकते हो। दूसरा पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल टू C/λ। या एक और तो फॉर्मूला था, C न्यू बार। ठीक है, C/λ 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब या तो एक काम करो, तुम सेंटीमीटर वाली रख रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी सेंटीमीटर पर सेकंड रख दो। तो 3 × 10⁻10 ये वेलोसिटी ऑफ लाइट सेंटीमीटर पर सेकंड वाली, और वेवलेंथ सेंटीमीटर वाली 58 × 10⁻6। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बस
ये आ जाएगा कुछ 300 बाय 58 इंटू 10 की पावर 14। और जिसको तुमने डिवाइड किया तो कितना बोला, 5.17 इंटू 10 की पावर 14। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड for a radio wave to travel from Mars to Earth, to travel from Mars to Earth, having distance 8 into 10 की पावर 7 किलोमीटर, 8 into 10 की पावर 7 किलोमीटर। क्या पॉइंट 0.26 तो नहीं, तो 266 ही बोल दो ना दीदी, 266। तुम 2.6 और फिर कुछ बोल रहे हो, इंटू 10 की पावर भी बोल रहे थे क्या तुम? अच्छा, 266 सेकेंड्स। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 8 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ वो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला मत लगाने लग जाना, तो क्या आंसर है उस टाइम में और इस टाइम? वो एक वेव का टाइम था, एक वेव को पास होने में, और ये पहुंचने का टाइम है, डिस्टेंस और स्पीड। किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं? 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 266। तो ईएम वेव जो अपन देख रहे थे, इसमें एक नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब भी नाम आ जाए ना स्पेक्ट्रम, तो एनर्जीज के बारे में बता देता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में अरेंजमेंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब तो ये हो गया सारी एनर्जीज का या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। तो हल्का फुल्का सा आइडिया होना चाहिए। अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल।
फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरे और गामा रे। तो जैसे अपन राइट साइड मूव करते जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है। ये हाई पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इधर बात एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेव लेंथ कम हो रही है। तो इस ऑर्डर में अरेंजमेंट ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो यहीं खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट प्लान क्वांटम थ्योरी, तो इसके स्टार्ट करेंगे, उसके साथ क्वेश्चन भी लेंगे। ओके, होमवर्क ऐसा है नहीं, तो नेक्स्ट क्लास पढ़ के फिर होमवर्क की बात करेंगे, अभी बाहर बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।